Good evening, everyone. यहीं पे क्लास रोका था मैंने, ठीक है? इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो अभी तक कवर किया वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, समझते हुए चलेंगे तो लाइफ ईज़ी रहेगी। आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास जिन्होंने मेरे साथ किया, मैंने दिखाया था कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ स्टिल प्लेइंग मेजर रोल इन डिसाइडिंग योर सिलेक्शन। ओके, देयर वाज़ एट टाइम्स कि हो सकता है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की रेलेवेंस कम हो जाए, बट समहाउ environmental science is decided by pollution and ecology. These two areas है ना? तो कुछ है, मतलब कुछ इस तरह से है। वैसे अगर आप पेपर की एनालिसिस करेंगे, अगर आपके पास किंडल एडिशन वाली बुक है, तो आप देखेंगे उसमें एक टेबल मैंने दी हुई है एनालिसिस वाली। तो आप देखेंगे कि लास्ट एग्ज़ाम की भी अगर हम लोग बात करें, तो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी यूनिट। ऑब्वियसली पॉल्यूशन है, लाइक एनर्जी इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया जिससे क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है, तो इन कोर्स ऑफ टाइम विल स्टडी ऑल दोज़ टॉपिक्स आल्सो। आपका 20 तारीख का मैंने एक बताया था आपसे, एक मैंने एक बार और एक डेट इश्यू करी है। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ बोलिएगा उन लोगों को, है ना? कि अगर वो जॉइन करना चाहें, क्योंकि अब आप लोग वाकिफ़ हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है। और आपका 20 तारीख के बाद 21 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपका पहला रिमोट सेंसिंग का क्लास होगा। ठीक है? अभी मैंने अपने हाथ में रखा है, फिर आपके साथ और टीचर्स जो मेरे साथ और टीचर्स हैं वो लोग भी जुड़ जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है ना? कल हम लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की रिलेशनशिप को देखा था और हम लोगों ने स्टडीज़ के थ्रू ये पाया था देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्यों भाई, यहीं पे रुके थे कल? है ना? पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती तो ग्राफ्स देखे थे जो डायगोनल ग्राफ्स देखने को मिल रहे थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी के ट्रांसफ़र की बात करें, है ना? एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम से दूसरे में, तो या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच में तो क्या-क्या होता है ना? कल हम लोगों ने 3 फैक्टर्स बोले थे कि क्यों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंपैरिज़न में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है। तो उसमें कई एक चीज़ें थी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका सब का सब वो पास ऑन नहीं होता है हर्बीवोर्स को, है ना? और दूसरी बात थी हर्बीवोर जो जो इंजेस्ट करता है उसका सब कुछ एसिमिलेट नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो नॉन डाइजेस्टिबल हैं। लाइक अब जैसे सेलुलोज़ बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं व्हिच आर नॉट डाइजेस्टिबल। सो दे आर एक्सक्रीटेड आउट इन अ फीकल इन द फीकल मैटर, एंड व्हाटएवर is left after that fecal loss is what is actually gets assimilated. And even what is being assimilated will not all be utilized for production or growth of that organism, because for survival that organism will spend a part of that obtained energy for carrying out day-to-day activity. Moreover, it will carry out respiratory activity, it will, produce heat to conserve itself. So in all these processes, a lot many portion of the that obtained energy will be lost, and whatever will be left, that will be utilized by the organism, which will contribute to its growth. So you'll see only a meager portion of Pn minus one, that is productivity available at one trophic level, will be passed on to production at the next trophic level. And what component, what part of Pn minus one becomes Pn will depend on three type of efficiencies. Okay, Pn minus का कितना पीएन में कन्वर्ट होगा, ये 3 तरह की एफिशिएंसीज पे डिपेंड करेगा। पहली एफिशिएंसी हो गई दिस वन, दैट इज पीएन माइनस का कितना पार्ट इंजेस्ट किया गया, यानी एन ट्रॉफिक लेवल ने अपने से पहले ट्रॉफिक लेवल के
जो अवेलेबल फूड है, अवेलेबल जो भी बायोमास है, उसको उसका कितना पार्ट कंज़्यूम किया, इंजेस्ट किया। जैसे मैंने बोला अगर हम लोग herbivore की बात करें तो herbivore is not going to feed whole of the plant, है ना? It will feed on leaves or very tender stems, but rest of the portion like structure part of the trunk, bark, and the root structure that remains uneaten and becomes part of the decomposer system. So कितना PN-1 का पार्ट IN बना, ये कितना efficient है, ये that is an important factor. Then whatever has been assimilated, how efficiently IN becomes AN, the second efficiency. And third, whatever has been assimilated, what part of that will become PN, that is the third efficiency. तो ये तीन efficiencies हैं जिनको अभी हम लोग अलग अलग नाम से मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा. इन ये तीन efficiencies डिसाइड करती हैं कि क्या पार्ट PN-1 का PN बनेगा. ठीक है. इन एफिशिएंसीज को हम लोग अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे पहली वाली एफिशिएंसी को हम लोग कंजम्पशन एफिशिएंसी और एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी बोलते हैं. दूसरे वाले को हम लोग एसिमिलेशन एफिशिएंसी बोलते हैं. थर्ड वाले को प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं. एसिमिलेशन का क्या करेक्ट मीनिंग अगर आप ये जानना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया आपने कोई चीज़ खाई, अगर एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि लाइक अभी मैं बोलूँ जैसे हमने साग खाया, है ना? डिफरेंट तरह की ग्रीन वेजिटेबल साग आपने खाया, तो साग में ढेर सारा लिग्निन और सेलुलोज पार्ट होता है व्हिच वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. ओके. सो डॉक्टर्स क्यों हरा साग सजेस्ट करते हैं कि इसमें फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स होने की वजह से वो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर मेंटेन करते हैं, है ना, डाइजेस्टिव मशीनरी के. बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट हैव द एंजाइमेटिक सिस्टम्स टू कॉज ब्रेकडाउन ऑफ those substances like lignin and cellulose. So even if we have eaten it, we will not use it for our growth. It will be excreted out in fecal matter. So it will not be assimilated. है ना? जो चीज़ एसिमिलेट होती है वो क्या होता है कि आप उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के उनको आप यूटिलाइज़ करते हो, है ना? जैसे आपने प्रोटीनेशियस मैटर खाया, तो प्रोटीन जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अमाइनो एसिड में टूट जाती है और उन अमाइनो एसिड्स को आप एसिमिलेट कर लेते हो नए प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो वो एसिमिलेट हुआ. बट इफ समथिंग इज़ नॉट ब्रोकन डाउन एंड इट इज़ पास्ड ऑन एग्ज़ैक्टली इन द सेम वे, then assimilation hasn't taken place. Okay, Ayushi, did you get what is basically used and utilized? You can say that assimilate in the sense like you are able to use that for producing something else. Okay, ठीक है. तो ये तीन एफिशिएंसीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहले वाले को मैंने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी, सेकंड एसिमिलेशन एफिशिएंसी, एंड थर्ड इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन एफिशिएंसी. ठीक है. आइए तो द प्रोपोर्शन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या लिखा होता है ध्यान देखते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन दैट फ्लो अलोंग ईच ऑफ द पॉसिबल एनर्जी पाथवे डिपेंड्स. अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बॉक्स है ना ये एंट्रोपिक लेवल है. ठीक है. तो इससे पहले का ट्रॉफिक लेवल n-1 हो जाएगा, है ना? और इससे आगे का n+1 हो जाएगा. क्यों भाई? ठीक है. n-1 है यानी n से पहले वाला, n+1 n के बाद वाला, है ना? मान लो अगर इसको आपने सेकंड मान लिया तो ये फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह से आप समझ लीजिए. ठीक है. तो अपने से पहले के ट्रॉफिक लेवल का जो पार्ट अवेलेबल है उसमें उसका कितना इंजेस्ट किया, दैट विल गिव यू आइडिया ऑफ consumption efficiency, which is also known as assimilation efficiency. So वो यहाँ पे कह रहे हैं ये proportion of net primary production that flow along each of the possible energy pathway depends on transfer efficiencies in the way energy is used and passed from one step to the next step. यानी इसके पास पहुंचने के पहले ये steps हो गई, फिर ये step हो गई, फिर इसके through next step हो जाएगी. इन efficiency को हम लोग individually स्टडी करते हैं. तो पहला मैंने क्या बोला था, कंजम्पशन और एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी. डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल अप PN-1 मतलब which is actually consumed by a trophic compartment one level up. ठीक है. तो जो एक ट्रॉफिक कंपार्टमेंट जो पहले था, मतलब इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी जो PN-1 में प्रोडक्शन अवेलेबल था उसका एंट्रोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म ने क्या पार्ट इंजेस्ट किया, दिस इज व्हाट वी कॉल कंजम्पशन और एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी.
जिसको हम लोग इस फार्मूले से डिपिक्ट करते हैं, दैट इज कंजम्पशन एफिशिएंसी इक्वल टू IN अपॉन PN। PN माइनस 1 का कितना पार्ट, IN माना 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगेन शुरू में समझना, बाद में लॉजिकली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द ग्रेजर सिस्टम, ग्रेजर सिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हुए, हर्बीवोर्स, ठीक है। फॉर प्राइमरी कंज्यूमर इन द ग्रेजर सिस्टम, कंजम्पशन एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी which finds its way into the gut of herbivore। ठीक है, तो इस केस में कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या हुई कि प्रोडक्शन का या प्रोड्यूसर का कितना पार्ट हर्बीवोर ने खाया, उसके गट में कितना पार्ट पहुंचा, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर की बात, तो सेकेंडरी कंज्यूमर विल कंज्यूमिंग द पार्ट व्हिच इज अवेलेबल एट द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। सो इन द केस ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, इट इज द परसेंटेज ऑफ हर्बीवोर प्रोडक्टिविटी eaten by carnivore, which is and while the remainder reaches the decomposer system। जो पहले वाले केस में भी हो रहा है कि जो प्लांट पार्ट फीड नहीं किया, वो डिकम्पोजर सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कंजम्पशन एफिशिएंसी, अगर आपको अलग अलग इकोसिस्टम्स की अलग अलग कम्युनिटीज की पूछ ली जाए, जैसे कि कंजम्पशन, ये इसको आपको अभी आपको लग रहा है याद करना पड़ेगा, आप समझ सकते हो। नॉर्मली सोचिए, अगर मैं कंपैरिजन कर दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजम्पशन एफिशिएंसीज आर about 5% in forest, 25% in grassland and 50% in phytoplankton dominated community। अब आप इसको एक्सप्लेन करो। हम लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी जो अवेलेबल उसका कितना इंजेस्ट किया। तो आप देखिए फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स कौन है, बिग ट्रीज। बिग ट्रीज का कौन सा पार्ट हर्बीवोर इंजेस्ट करेगा, लीव्स केवल। बाकी मेजर पार्ट ऑफ द ट्री shall remain uneaten, that will not be eaten by the herbivore, that will not be grazed by herbivore, okay। But when it comes to grassland, grass mein leave aside root system, whole of the upper part which is above the surface, that will be eaten, okay। So you see, if you compare consumption efficiency of a forest with a grassland, it is going to be greater in case of grassland। And if you compare it further with the phytoplankton dominated communities, since the study I'm telling you, like phytoplanktons are totally proteinaceous body with very little structural material, so they will be wholly consumed। So in that case, you see, consumption efficiency is very high, about 50%। ठीक है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है कि वैल्यूज फॉरेस्ट के लिए कम क्यों है, ग्रासलैंड के लिए ज्यादा क्यों, और क्यों भाई सभी लोग। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिए, देखिए सब इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको याद नहीं करना है, बस समझने की जरूरत है। देखिए इस वाले नेक्स्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, वर्टिब्रेट प्रीडेटर में कंज्यूम 50 to 100% ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वर्टिब्रेट प्रे। जैसे हम लोग चिकन खाएं, बात समझ में, चिकन इज वर्टिब्रेट प्रे एंड वी आर द वर्टिब्रेट प्रीडेटर। अब देखिए चिकन में लीव असाइड इट्स फेदर्स एंड ऑल दैट एक्सटर्नल प्लूमेज पार्ट एंड द बोन्स पार्ट, रेस्ट ऑफ इट इज फुल्ली ईटन। बस कुछ चीजों को छोड़ दो, है ना, एक्सोस्केलेटन का पार्ट छोड़ दो और क्या कहते हैं बोन्स को छोड़ दो, बाकी पूरे का पूरा खा लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्टिब्रेट प्रीडेटर में कंज्यूम 50 to 100% प्रोडक्शन फ्रॉम वर्टिब्रेट प्रे, बट जस्ट 5% फ्रॉम इनवर्टिब्रेट प्रे। अब जरा फिर से नोटिस करिए इस बात को। इनवर्टिब्रेट प्रे जैसे शेलफिश, क्रैब्स, प्रॉन। अब प्रॉन में ढेर सारे जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, भाई बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? निधि को प्रॉब्लम हो रही है।
तो भाई ये जो सेकंड मेथड मैंने बोला ये भी कई बार हेल्प कर जाता है ना, अगर आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, है ना? कई बार होता है किसी रूम में ज़्यादा नेट स्पीड रहती है। चलो अभी ऑडिबल हो गया। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंज़म्पशन एफिशिएंसी क्यों फॉरेस्ट में कम है? क्योंकि फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेस्ट ट्रीज़ है, बिग ट्रीज़ है जिसका बहुत छोटा-सा पार्ट कंज़्यूम कर सकता है कोई भी हर्बीवोर। ग्रासलैंड के केस में ग्रासेस है जिसमें मैक्सिमम पार्ट कंज़्यूम कर लिया जाता है, इसलिए कंज़म्पशन एफिशिएंसी फॉरेस्ट में 5% और ग्रासलैंड में 25% है। और फाइटोप्लैंक्टन्स जो टोटी प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जिनमें वेरी लिटिल स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, उनके केस में कंज़म्पशन एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। अगर हम लोग वर्टिब्रेट प्रीडेटर के केस में वर्टिब्रेट प्रे और इनवर्टिब्रेट प्रे को कंपेयर करेंगे, तो वर्टिब्रेट प्रे अगर वर्टिब्रेट प्रीडेटर अगर वर्टिब्रेट प्रे पे फीड कर रहा है, तो कंजम्पशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, वी फीडिंग ऑन चिकन, वी फीडिंग ऑन फिश, बट इफ वी आर फीडिंग ऑन प्रॉन एंड क्रैब्स एंड ऑल दीज़ मोलस्क एंड ऑल दोज़, तो उस केस में हमारे कंजम्पशन एफिशिएंसी कम क्यों हो जाती है कि उनमें ढेर सारा पार्ट जो है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट है which we do not have the ability to we do not consume on that, you know, that is removed away. तो इसके इसलिए इन्वर्टिब्रेट प्रे के केस में कंजम्पशन एफिशिएंसी इज वेरी लो। उसी केस में इन्वर्टिब्रेट प्रे प्रीडेटर कंज्यूमिंग इन्वर्टिब्रेट प्रे उसके केस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिब्रेट प्रीडेटर के पास फिर वो एंजाइम्स होते हैं जो उस पार्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो वर्टिब्रेट प्रीडेटर के पास नहीं होते हैं। ठीक है? तो इस टेबल में कुछ भी इस स्लाइड में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वो बनाएंगे तो रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्युटली कोई नहीं पूछने रहा कितने परसेंट ऑफ फॉरेस्ट की कंजम्पशन एफिशिएंसी। वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में किसकी कम है किसकी ज्यादा है उसकी वजह पूछ लेंगे। फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी या फॉरेस्ट या इन तीनों का कंपैरिजन करा लेंगे। तो ये स्लाइड सबको क्लियर है, इसके हर पॉइंट क्लियर है आपको बच्चों? हर पॉइंट है ना, बढ़िया से समझते हुए चलना, कुछ अपने लिए नहीं छोड़ना। निधि समझ में आया? हमारा कुछ मिस हुआ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि चालाकी से थोड़ा-सा और बता दूँ बस। तो अभी आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहली एफिशिएंसी थी कंजम्पशन और एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी। दूसरी एफिशिएंसी को हम लोगों ने नाम दिया था एसिमिलेट, जो इंजेस्ट किया उसका कितना एसिमिलेट हुआ। तो फार्मूला अपने आप बन गया, जो इंजेस्ट किया उसका कितना एसिमिलेट हुआ। तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एन अपॉन आई एन इंटू 100। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज अ परसेंटेज ऑफ फूड एनर्जी टेकन इनटू द गट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन अ ट्रॉफिक कंपार्टमेंट व्हिच इज एसिमिलेटेड एंड इज अवेलेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू ग्रोथ और टू डू वर्क। यानी जो इंजेस्ट किया उसका कितना पार्ट एसिमिलेट किया जो बाद में उस ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन एंड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। जो एसिमिलेट पार्ट नहीं हुआ, जो पार्ट इंजेस्ट किया उसका कुछ पार्ट एसिमिलेट, जो एसिमिलेट नहीं हुआ दैट विल अगेन बिकम पार्ट ऑफ द डिकम्पोजर इकोसिस्टम्स, दैट्स ओके। अगर हम लोग एसिमिलेशन एफिशिएंसी कंपेयर करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के केस में, लाइक हर्बीवोर्स की, डेट्रिटिवोर्स की, माइक्रोबीवोर्स की, कार्निवोर्स की, तो आप लॉजिकली देखिए हर्बीवोर्स किस पे फीड कर रहा है, प्लांट बायोमास पे। प्लांट बायोमास में ढेर सारा स्ट्रक्चरल लाइक लिग्निन सेलुलोज ढेर सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो सकता, सो दे कैन नॉट बी एसिमिलेटेड। तो लॉजिकली हर्बीवोर्स की एसिमिलेशन एफिशिएंसी कम होगी, जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू देखें 25 टू 50% है, जबकि कार्निवोर्स के लिए 80% के आसपास। कार्निवोर्स किस पे फीड कर रहा है, प्रोटीनेशियस मास पे, मीट पे खा रहा है। अब मीट इज टोटली प्रोटीनेशियस मास, उसमें कौन सा अनडाइजेस्टेबल पार्ट है, बात समझ आई? होली इज डाइजेस्टेबल, so that will be assimilated. So assimilation efficiency is very high for carnivores, somewhere around in the range of 80%, and it is low for herbivores, detritivores and microbivores. ठीक है, ये क्लियर है? एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्यों किसकी कम है, क्यों किसकी ज्यादा है? लॉजिकल है, लॉजिकल है मतलब याद तो नहीं करना ना, आप समझ लो एक बार। क्लियर ना सबको? शाहीन, अंकिता, जो भी हैं लोग क्लास में, श्रेया, आयुषी, विष्णु, केविन लगोनू, आप रहते हो क्लास में, है ना? अच्छा लगता है। आप मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो इस बैच को, यू विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी। अच्छा, नहीं समझ में आए प्लीज पूछते रहिएगा।
डेट्रेटिवोर एंड डिकम्पोजर। आयुषी, आई लीव इट फॉर यू, डोंट आस्क मी, आप अपने आप सर्च करना इसको, ठीक है? कैन यू डू दैट? आयुषी, कैन यू डू दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट कौन सी एफिशिएंसी थी? प्रोडक्शन एफिशिएंसी, है ना? जो एसिमुलेट किया उसका क्या पार्ट उसके खुद के ग्रोथ में लगाया। और हम लोगों ने उस डायग्राम में देखा था कि सबका सब एसिमुलेशन जो एसिमुलेट हुआ उसका सबका सब प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज एंड फॉर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज आल्सो। ओके, सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी? का फार्मूला क्या होगा? जो एसिमुलेट किया उसका कितना प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो फार्मूला हो गया Pn upon An into 100. An का कितना पार्ट Pn बना? Okay, so it is the percentage of assimilated energy which is incorporated into new biomass. The remainder is lost to community as a respiratory heat. जैसे कि एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे कई लोग होते हैं वो खूब खाते हैं बट उनकी क्या कहते हैं ग्रोथ और हेल्थ नहीं इंप्रूव होती। अच्छा, उनके केस में क्या होता है, इंजेस्ट तो करें, एसिमुलेट नहीं कर रहे हो। मेनी टाइम्स ये एसिमुलेशन की कमी किसकी वजह से होती है? मान लो बॉडी में नेसेसरी विटामिन्स की कमी हो रही है ना? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है ना? जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग 6 महीने के अंतर पे बीच-बीच में बी कॉम्प्लेक्स खा लिया करिए। बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल 10 दिन, 15 दिन चला दिए, फिर 6 महीने का गैप कर दिया, फिर स्टार्ट कर लिया। क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री में आप लोग एंजाइम्स में पढ़ेंगे, दे आर पार्ट ऑफ, है ना, एंजाइमेटिक सिस्टम्स। पढ़ा है सब लोगों ने, है ना? रिबोफ्लेविन, थायमीन, दे बिकम पार्ट ऑफ आपके जो एंजाइम्स के जो जो कोफैक्टर्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। बात समझ में? एंड दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉजिंग एसिमिलेशन ऑफ नेसेसरी फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है? तो उसके लिए ना, उस सेंस में मैंने कहा आपको बता दें। चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी की। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो एसिमुलेट किया उसका कितना पीएन बना, प्रोडक्शन में बना। Production efficiency varies mainly according to the taxonomic class of organism concerned. क्यों? ये बात क्यों कह रहे हैं? It varies mainly according to the taxonomic class of organism. Invertebrates in general have very high production efficiency, somewhere around in the range of 30 to 40%. Among vertebrates की जनरली कम है। आपके पास ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है ना? तो अगर आप देखें तो इन जनरल अगर आप देखें तो जो इन्वर्टिब्रेट है उनके केस में ज़्यादा है ना? नॉन इंसेक्ट इन्वर्टिब्रेट्स के केस में अगर आप ध्यान दीजिए, है ना? ये इस रेंज में जा रही है, ठीक है? उसके बाद ध्यान दीजिए, अमंग द वर्टिब्रेट्स, ठीक है? इक्टोथर्म्स हैव इंटरमीडिएट वैल्यू व्हाइल एंडोथर्म्स कन्वर्ट जस्ट 1 to 2% ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी इनटू प्रोडक्शन। अब इसमें इसमें अंतर समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से आपके इन्वर्टिब्रेट थे तो इनको तो हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इधर हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट की इन जनरल देखिए बहुत कम है। इनवर्टिब्रेट के कंपैरिज़न में अगर आप वर्टिब्रेट्स की देखें तो बहुत कम है, ठीक है? और वर्टिब्रेट्स में भी अगर आप देखें तो एंडोथर्म्स की कम है एक्टोथर्म्स के कंपैरिज़न में, है ना? एक्टोथर्म्स की देखिए 9.8 आ रहा है, जबकि एंडोथर्म्स की फर्दर रिड्यूस हो गई। वजह समझ में आ रही है ना? क्योंकि एंडोथर्म्स कौन से होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, या जिनका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो एंडोथर्म्स कौन से होते हैं? जिनका कांस्टेंट होता है या जिनका चेंज होता है? क्यों भाई आयुषी, विष्णु, श्रेया, निधि, सब लोग बताओ, व्हाट आर एंडोथर्म्स? कांस्टेंट रहता है। और लोग बताइए ज़रा। ठीक है? एंडोथर्म्स को हम लोग होम्योथर्म्स भी बोलते हैं, है ना? उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये टेबल खोलने से भी आपको आइडिया मिल रहा है, ठीक है? और जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा, आप सोचिए बाहर बहुत ठंडा और आपको बॉडी टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे? जो आपने फूड खाया, जो एसिमुलेट किया, उससे जो एनर्जी ऑब्टेन हुई, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर and will be wasted. And if that energy is wasted in maintaining body temperature, so it cannot be utilized for production. So obviously production efficiency is going to be low for
एंडोथर्म्स एज कंपेयर टू द एक्टोथर्म्स। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये वैल्यूज कम ज्यादा किसकी क्यों हैं? आस्था, श्रेया, सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है ना? अच्छा, अब ऐसे इन जनरल सोचो, नॉन वर्टिवेट और वर्टिवेट फूड हैबिट्स, ठीक है? नहीं, नहीं, सॉरी, आई वांटेड टू से नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स, ठीक है? तो आप उस केस में देखें, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड हैबिट की बात करें, तो वेजिटेरियन विल बी फीडिंग ऑन प्लांट बायोमास। उसके केस में एसिमिलेशन एफिशिएंसी कम होगी, सॉरी, कंजम्पशन एफिशिएंसी कम होगी, फिर एसिमिलेशन एफिशिएंसी कम होगी, है ना? और अगर हम लोग वहीं पे क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की बात करें व्हिच इज़ फीडिंग ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड, तो उसके केस में आप ये सब एफिशिएंसीज़ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये इस टाइप के कंपैरिज़न में भी क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं। बस लॉजिकली सोचिए कि याद कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, वो पूछना क्या चाहता है। उस हिसाब से आप सवाल का जवाब दीजिएगा। तो ये तीनों एफिशिएंसी समझ में आ गई सबको? ये तीनों एफिशिएंसीज़ क्लियर हैं। और अगर आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर रखी है ना, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, अगर आपको ये डायग्राम का प्रैक्टिस है ना, तो आपको फ़ॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ना? इस डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपसे कोई भी कुछ पूछ ले, आप लॉजिकली सोच के बता सकते हो क्या होगा। ठीक है? मेरे कहने पे इस फ़ॉर्मूले को ज़रूर, इस डायग्राम की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओवरऑल ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी पास ऑन हो रही है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी। द ओवरऑल ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज सिंपली, हम लोग उसको ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला हो गया पी एन अपॉन पी एन माइनस वन। पी एन माइनस वन का कितना पार्ट पी एन वन, दैट विल गिव यू आइडिया ऑफ ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी, विच इज outcome of three efficiencies like consumption, assimilation, production efficiencies. नेक्स्ट, जो आप लोगों ने सुना होगा भी, 10% लॉ सबने सुना है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज लिंसमैन्स लॉ ऑफ ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी. What this law says, that only 10% of the energy is passed from one trophic level to the next trophic level. यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी पास ऑन होती है. ऑब्वियसली जब लिंसमैन्स ने ये लॉ दिया तो लोगों ने उसको अपोज किया, फिर और लोगों ने स्टडीज भी करी, ठीक है. एंड व्हाट दे फाउंड कि the value of traffic transfer efficiency varies from 2 to 24%, but mean value comes around 10.13, so 10% law is correct. So on an average, only 10% of the energy is passed from one traffic level to the next traffic level. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट टाइम. अब देखो, आप नॉर्मल जो भी बुक्स उठाओगे या जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, आई कैन अश्योर यू, जब हम लोग एनर्जी के डायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जो अभी मैंने आपसे कहा, जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था, उस एस्पेक्ट की बात करते हैं. और वो एस्पेक्ट क्या था? व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. This concept where you're talking about the amount of energy being passed does not include the time aspect, like how much time is taken by energy to pass from one trophic level to the next trophic level. And this is what is explained by the concept of transit time. ठीक है. तो ये हम लोग एनर्जी की डायनेमिक्स को दो एस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हैं. एक इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड एंड अनदर इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन by energy to reach from one trophic level to the next trophic level. चलिए फिर वापस आ जाते हैं.
ध्यान से समझिएगा, क्या है ये? ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसीज इंडिकेट amount of energy that eventually reaches each trophic level of the ecosystem. ठीक है, यहां पे किसकी बात करें? अमाउंट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इनवर्सली its residence time in each trophic level provides the another dynamics, that is second dynamics to the flow of energy. For a given rate of production, the residence time, also called the transit time of energy in the community, and the storage of energy in living biomass and detritus are directly related. ध्यान दीजिएगा, longer the residence time, greater the accumulation of energy. जितना ज्यादा टाइम एनर्जी किसी ट्रॉफिक लेवल पे स्पेंड करती है, उतनी ज्यादा एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होती है. The average residence time in a particular link of food chain is given by the formula. ये फार्मूला आपका है जिससे आप रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? We can also calculate resistance time through another method which is biomass accumulation ratio. आप इसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो रेजिडेंस टाइम को. बायोमास एक्यूमुलेशन रेशियो यानी टोटल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ इतने मास पर ईयर. ठीक है, एंड एन एवरेज बायोमास ऑफ इतना, एवरेज बायोमास इतना, एक साल में इतना प्रोड्यूस हुआ है. तो आप बायोमास एक्यूमुलेशन रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो भी टोटल मास था प्लस पर ईयर कितना इंक्रीज करा, तो उससे आपको इन टर्म्स ऑफ, अगर आप यूनिट देखें तो ईयर्स के टर्म में, रेजिडेंस टाइम के टर्म्स में या ट्रांजिट टाइम के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, और ये दोनों यूनिट्स इजिली अवेलेबल होती हैं. ठीक है, तो इस बेसिस पे देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. My suggestion would be please memorize this table and you have to especially look at this particular column. ये कॉलम आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है. ये वैल्यूज मीन वाला तो आप याद ही करोगे, उससे कुछ आइडिया रहेगा, बट बेसिकली इस पे ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, इन सब के केस में देखिए ज्यादा है. ठीक है, टेम्परेट ग्लासलैंड के केस में 3, डेजर्ट स्क्रब में 10, है ना. ओपन ओशन के केस में बहुत कम है. अब जैसे आपको बोल दें कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज इंट्रोड्यूस इन द फूड चेन ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम in the ocean, like in an open ocean, or in a terrestrial ecosystem like tropical rainforest. How much time will be taken in these ecosystems by that substance to reach to the next trophic level? ठीक है, तो वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? रेजिडेंस टाइम के ऊपर. एंड रेजिडेंस टाइम अगर देखें तो सबसे कम किस में है? ओपन ओशन में. जिसमें रेजिडेंस टाइम कम होगा उसमें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जल्दी पास हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम की कॉन्सेप्ट समझ में आई आपको क्या है और कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? क्यों भाई? व्हाट इज ट्रांजिट टाइम? और ये टेबल अगेन, ये कॉलम आपको याद करना है. हो जाएगा? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगी और इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं. नेक्स्ट होगी फूड चेन की कॉन्सेप्ट. ऑब्वियसली दिमाग में सबसे पहले था, अरे यार ये तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. फूड चेन मतलब एक को एक, दूसरे को तीसरे चौथे को खाया, है ना. ट्रांजिट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर दूं? बिल्कुल कर देंगे. ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या हुआ? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने में एनर्जी कितना टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितने समय तक रुक रही है. ठीक है, देखो एनर्जी डायनेमिक्स के, जब एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी दैट इज कार्निवोर्स, फिर ऐसे करके जाती है. अब देखिए एनर्जी के डायनेमिक्स के दो पार्ट हो गए. पहले तो जो एनर्जी सनलाइट से उसका क्या प्रोपोर्शन पास ऑन हुआ, दूसरा कितने टाइम में पास ऑन हुआ. तो दो एस्पेक्ट हो गए हिमाश्री, पहले तो ये समझ लो, दो एस्पेक्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ efficiency or in terms of time taken by energy to reach from one trophic level to the next trophic level. ठीक, तो ट्रांजिट टाइप की डेफिनेशन अगर हम लोग टेक्निकल उसमें बोले तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ट्रॉफिक क्या हो गया कि फॉर ए गिवन रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इनवर्सली रेजिडेंस टाइम इन ईच ट्रॉफिक लेवल प्रोवाइड्स फॉर ए गिवन रेट ऑफ प्रोडक्शन रेजिडेंस टाइम आल्सो कॉल्ड ट्रांजिट टाइम ऑफ एनर्जी इन द कम्युनिटी एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी लिविंग बायोमास. जितना
टाइम ज़्यादा ले रही है एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाने में, उसका इन अ वे मतलब क्या हो उस ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ज़्यादा समय तक रुक रही है, ठीक है? यानी उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, ये उसका कहने का मतलब हुआ। लॉन्गर द रेजिस्टेंस टाइम, ग्रेटर द एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग डायरेक्टली इस फ़ॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं बट इन वैल्यूज़ को पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका एक साइड फ़ॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं बायोमास एक्यूमुलेशन रेशियो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आयुषी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी डिसाइड कर रही है। उसके आगे फिर वो कहानी शुरू हो जा रही है, ठीक है? क्योंकि प्रोड्यूसर से कितना टाइम लग रहा है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुँचने में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आयुषी। धीरे खाए तो कम टाइम, जल्दी खाए तो देखो यहाँ पे इट्स जस्ट नॉट कि मतलब हम लोग पहले तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आयुषी, हम लोग किसी इन जनरल उस ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। जब वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट एट वन ट्रॉफिक लेवल। उस ट्रॉफिक लेवल पे देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स। So ultimate source of energy is obviously sunlight. Sunlight reaches to the herbivores. Then this energy is passed from herbivores to the primary carnivores, which are feeding on those herbivores. ठीक है? तो ऑन एन एवरेज वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एवरेज। और ये अगर जो आप बात कह रही हो ना ये उसको नहीं खाया तो इकोसिस्टम सर्वाइव ही नहीं करेगा। हाँ, और जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जैसे अभी हम लोगों ने जो डिफरेंट वैल्यूज़ इस टेबल में दी हुई हैं ट्रांजिट टाइम की, जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं वो एवरेज वैल्यूज़ हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉर्म में से ऑन एन एवरेज आपको ये देखने को मिल रहा है कि टोटल बायोमास इतना है, टोटल प्रोडक्टिविटी ट्रांजिट टाइम की वैल्यू ऑन एन एवरेज इतनी आती है। अच्छा, देखो ये बहुत बड़े लेवल पे स्टडीज़ हैं, तो दे कैन नॉट बी टू प्रिसाइज़, दे कैन नॉट बी, दे आर ऑलमोस्ट प्रिसाइज़ बट दे आर नॉट टू प्रिसाइज़। ठीक है? तो ऑन एन एवरेज दे गिव यू जैसे एक आपको एक और उदाहरण दें आयुषी, जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ है। अब फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है लाइक जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में क्या पाया गया कि व्हेन यू कैरी आउट डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर वो आप कल वाली टेबल याद करोगे दे हैव गॉट वेरी हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जब आप ये अज़्यूम करते हो, आप सोचते हो अगर इन फॉरेस्ट को हम क्लियर कर दें और वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करें, तो चूँकि वहाँ की सॉइल बहुत प्रोडक्टिव है, तो वहाँ पे क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा होगी। क्यों भाई आयुषी, ये दिमाग में आइडिया आएगा कि नहीं आएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ अबिलिटी ऑफ लाइट, अबिलिटी ऑफ सनलाइट, अबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट और ऑल दीस फैक्टर डिकम्पोजर एक्टिविटी, सो ऑल दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट। सो इन अ वे दैट विल गिव यू एन एक्सप्रेशन कि वहाँ की सॉइल्स बहुत प्रोडक्टिव होती है। सो इफ यू कैरी आउट डिफॉरेस्टेशन, हम लोग क्रॉप्स को बिना ज़्यादा इनपुट दिए अच्छी यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। बट रियलिटी में क्या हुआ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करी आती तो वहाँ कुछ ही समय में जो वहाँ की जो सॉइल है वो दैट लूजेस फर्टिलिटी। वजह क्या होती है कि इन सब जगहों पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अवेलेबल होता है बायोमास में, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज थे। वंस यू क्लियर दैट, अब चूंकि एक्सेसिव रेनफॉल है तो वो जो सॉइल है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो लीचिंग की वजह से लॉस्ट हो जाएंगे। और जब आप वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करोगे तो आफ्टर 1 और 2 साइकिल्स वो जो लैंड है वो टोटली अनप्रोडक्टिव हो जाती है। एंड देन यू हैव टू पुट लॉट मेनी फर्टिलाइजर्स टू मेंटेन इट्स प्रोडक्टिविटी, और लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये ना विद अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब यू फील लाइक एज़ इफ ऐसा होना चाहिए बट व्हेन यू गो इन द फील्ड यू रियलाइज़ जो आपने सोचा उससे कुछ अलग चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्रांज़िट टाइम हिमाश्री जो पूछ रही थी, हिमाश्री ट्रांज़िट टाइम का मतलब बेसिकली क्या था कि किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितने समय तक स्पेंड कर रही है। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एनर्जी की डायनामिक्स का। एक तो हो गया था कितनी एफिशिएंटली एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे प पास ऑन हो रही है, दूसरा एस्पेक्ट हो गया कितने समय में एनर्जी पास ऑन हो रही है।
ठीक है? ये मतलब 2 एस्पेक्ट्स को हम लोग एनर्जी की और इस दूसरे एस्पेक्ट को हम लोग ट्रांजिट टाइम की कॉन्सेप्ट से स्टडी करते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस डिज़ाइन करे जाते हैं कि मानो आपके पास एक ओशन था, वहाँ पे आपने एक रेडियोएक्टिव कार्बन रिलीज़ कर दिया। ठीक है? और वही रेडिएटेड कार्बन मान लिया आपने फॉरेस्ट में भी रिलीज़ किया। तो आपसे पूछा है किस इकोसिस्टम में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे वो कार्बन सबसे पहले शो करेगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर डिपेंड करेगा ट्रांजिट टाइम किसमें ज़्यादा और किसमें कम है। जिसमें ट्रांजिट टाइम की वैल्यू कम होगी उसमें नेक्स्ट ट्रॉफिक जल्दी पास ऑन हो जाएगा। अच्छा, जिसमें ट्रांजिट टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो उसमें धीरे-धीरे पास ऑन होगा। तो उसको उस क्वेश्चन को इस लॉजिक से सॉल्व करना है। ठीक है? ये आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई सबको? हिमांशी, डिड यू गेट आंसर टू योर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे फूड चेन पे ना, मैं कह रहा था फूड चेन एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मेरी स्लाइड खुली तो लगा अरे यार ये तो सब मुझे आता है ना? अब फूड चेन्स 2 तरीके की हो सकती है, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक को बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, एक को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है? ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट हर्बीवोर्स और उनको खाने वाले उनकी बात करें। डेट्राइटस फूड चेन बेसिकली जो माइक्रोबिवोर्स डेट्राइटस फूड फीडिंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू स्टार्ट होती होगी। अगर कोई कोई आपसे पूछे, if I ask you, like you have got two different ecosystem, one of them is a terrestrial ecosystem, another one is a aquatic ecosystem. If I ask you in which ecosystem, which food chain is going to be more important? Would you like to try? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम में किस में कौन सी फूड चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? जवाब देना चाहेंगे? जवाब दीजिए। निधि पूरा लिखो, किस इकोसिस्टम में कौन सी, ऐसे करके लिखो। ठीक है, देखो इससे ये भी पता चलता है क्लास करने वाले मेरे बच्चे कितने सिंसियर हैं। अच्छा सच बताना, अच्छा छोटे पे याद है वो विद्या की कसम खिलाई जाती थी? बुक रीडिंग करके कितने लोग बैठे हैं? इस चैप्टर को, इस पोर्शन को पढ़ के कितने लोग क्लास में बैठे हैं? सच सच बताना, बी वेरी ऑनेस्ट। एक-एक करके सब लोग बताओ, कौन पढ़ के बैठा है, कौन पढ़ के नहीं बैठा? सब लोग ऑनेस्टली बताना। सब लोग प्लीज़ जब बताइए जवाब दीजिए। ठीक है, और लोग? और 3 लोगों का हो गया। सब लोग बताओ प्लीज़, ऑनेस्ट रहो। श्रेया, अभी रुक जाओ। नहीं बस ये नहीं बताओ तुम क्या कर रही थी, बस पढ़ के बैठी कि नहीं पढ़ के? ऑनेस्टली बस बताओ। और लोग, विष्णु, सब लोग जवाब दो। और लोग? अभी तक सिर्फ श्रेया है जिसने पढ़ा है और किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा। और बताइए, ऑनेस्ट रहिए प्लीज़, है ना? मुझसे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी अपने इंडियन कल्चर में है ना, गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लोग? अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। ठीक है, बस सच बोलो। और अभी भी बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है। मैं नाम लेके नहीं कहूँगा, प्लीज़ अपने आप बताते जाओ।
देखो जो सवाल मैंने पूछा ना, उसका जवाब अगली स्लाइड में है, यानी आपकी बुक के चैप्टर्स में है। ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया कौन-सी फूड चेन क्या होती है और देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ किस इकोसिस्टम में, किस कम्युनिटी में कौन-सी फूड चेन है। अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ठीक है? तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या हो गई? व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ए ग्रीन प्लांट बेस एंड गोज़ टू ग्रेजिंग हर्बिवोर्स एंड ऑन टू कार्निवोर्स। ग्रीन प्लांट बेस से स्टार्ट हुआ, उस पे फीडिंग करने वाला हर्बिवोर, उस पे फीडिंग करने कार्निवोर्स। ये तो होगी ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन क्या है? Which goes from dead organic matter into microorganism and then to detritus feeding organism and their predators. ठीक है? अब यहाँ देखिए जो सवाल पूछा उसका जवाब यहाँ पे है। In the marine community or in any aquatic community, energy flow via the grazing food chain is larger than via the detritus pathway. Whereas in forest, 90% or more of the net primary productivity is normally utilized in detritus food chain. ठीक है? तो जो आप लोग जवाब दे रहे थे, वो उल्टा दे रहे थे। ठीक है? और सबसे बढ़िया तो श्रेया का रहा, पढ़ के बैठी थी फिर भी गलत जवाब दे रही थी। क्यों श्रेया? कोई बात नहीं, बस एक बात मैं कह रहा हूँ। अब देखो समझो कैसे, अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो, तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? हर्बिवोर से स्टार्ट होता है। ग्रीन प्लांट से बेस उस पे फीडिंग करने वाला हर्बिवोर से स्टार्ट होती है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हो गए ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, उन पे फीड कौन कर रहा है? जो भी हेर्बिवोर फीड करे, क्या वो उस प्लांट बायोमास का सब पार्ट खा लेते हैं? सब कुछ फीड कर लेते हैं? क्यों भाई? नहीं ना? थोड़ा बहुत ही खाते हैं, बाकी सब का सब कहाँ जाता है? डिकम्पोज़र इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर का ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन इज़ ईटेन बाय द herbivores. रेस्ट अनईटन पार्ट बिकम्स पार्ट ऑफ द डिकम्पोज़ इकोसिस्टम। सो आप इन जनरल देखिए, more of it is going to the detritus food chain than to the grazing food chain. So in case of terrestrial ecosystem, it is a detritus food chain which is more important. Now come to the aquatic community. Aquatic community में producers कौन है? Phytoplanktons, which are wholly eaten by zooplanktons. Then planktivorous fish and all those. So in this case, you see, more of the energy is being passed through the grazing food chain. So in case of aquatic ecosystem, it is the grazing food chain which is more important. And in the case of terrestrial ecosystem, it is the detritus feed chain which is more important. क्यों भाई सवाल का जवाब मिला? समझ में आया कि नहीं आया? विष्णु तुमने यस नो में जवाब नहीं दिया था। अब एक बात बताओ, कैसे इनकरेज करें तुम लोगों को क्लास के पहले चैप्टर रीड करने के लिए? क्यों भाई? कैसे इनकरेज करें? मेरे साथ तो लाइफ बहुत ईज़ी होगी, समझे? आपको एहसास भी नहीं होगा, धीरे चैप्टर्स खत्म होते चले जाएँगे। लेकिन अगर बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, व्हाटएवर यू विल स्टडी विद द बुक, दैट विल स्टे विद यू। आई एम द वन हू विल ओपन अप कॉन्सेप्ट्स टू यू, बट उन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज़ करने में बुक रीडिंग इज़ गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है? तो आज की इस कहानी से इतना समझ में आया होगा कि ये गलत बात है, जो अगर आप लोग बुक रीडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। फाइंड सम टाइम, बढ़ाओ स्पीड यार, नहीं मुझसे 1-2 दिन क्लास ऑफ करा लो। क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं करते हो, मेरी टीचिंग स्टाइल ऐसा है ना, मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ, मैं बहुत कम भी पढ़ाता हूँ, तब भी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना? कि मैं मस्ती-मस्ती में करता रहूँगा, आपको एहसास नहीं होगा, आप मुड़ के देखोगे बहुत पोर्शन्स कंप्लीट हो चुके होंगे। अच्छा, तो मेरे साथ पेस बनाओ, नहीं बना पा रहे हो, बीच में एक आध ऑफ करा दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी वो एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, है ना? अभी कल-परसों मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर नोटिफ़िकेशन आ गया यूजीसी नेट का और जनवरी में एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। कुछ ऐसा आप लोगों को भी सुनने को मिला? क्यों भाई? कुछ ऐसा आपको सुनने को मिला? नहीं ना? मुझे भी नहीं मिला। वो स्टूडेंट जाने कहाँ से बेचारी वो दिल्ली से फ़ोन कर रही थी। फिर मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने कहा ये बताओ तुम कहाँ कहाँ पा गई हो ये इन्फॉर्मेशन? ये तो एनटीए की साइट पे कहीं नहीं है। हाँ, यूट्यूब वाले यार वो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उनका बस चले ना, क्या ना करें, क्या ना करें।
अच्छा निधि तुम इन सब चीज़ों पे नहीं ठीक है, वो तो पढ़ाई के साथ निधि दैट इज़ ओके है ना, पढ़ाई की वजह से नहीं पढ़ पा रही हो, दैट इज़ ओके लेकिन जो लोग खाली हैं, जिनको करना चाहिए ना, इन जनरल आप सोचिए ना भई प मेरे पढ़ाने के पहले अगर आप ज़्यादा याद हो मैंने पहली क्लास में बोला था कि बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आप पहले एक रीडिंग अपने आप करके बैठोगे, दूसरा मेरे साथ करोगे, तीसरा मेरे क्लास करने के बाद करोगे। तो वो चीज़ आपके दिमाग में इम्प्रिंट होके चली जाएगी, ठीक है? और अब मैं कह रहा हूँ बीच-बीच में नहीं हो थोड़ा-सा ऑफ करा लिया करो, कोई परेशानी नहीं है ना? इतने दिनों में आपको समझ में आ होगा हम लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है टीचिंग का, है ना? रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है, तो कभी आप लोगों को कभी लगे तो आपस में, है ना? एक बार रिक्वेस्ट कर ली कि सर 1 दिन एक्स्ट्रा ऑफ कर दीजिए, तो हम लोग अपना वाइंड अप कर लें, पढ़ लें बैठ के, किया जा सकता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मुझे नहीं लगता जून के पहले एग्ज़ाम होगा आपका, सच बता रहा हूँ। मुझे 1% उम्मीद नहीं है जून के पहले एग्ज़ाम कराने वाले हैं। अच्छा ये बहुत ईमानदार लोग हैं, इनको कतई स्कॉलरशिप देके पैसे खर्च नहीं करने, दे वांटेड टू सेव मनी, ठीक है ना? तो बहुत कम उम्मीद है। ठीक है? हिमाश्री मैं समझ नहीं पाई क्या लिखा? जुलाई दिखा रहे हैं, कहाँ पे? जुलाई का कहाँ से कहाँ पे आपने देखा? कहीं पे मतलब कि नॉर्मल जो जून-दिसंबर की साइकिल थी, आई एम होपिंग कि ये दिसंबर वाले को मर्ज कर लेंगे जून वाले के साथ और जून का जून में करा लेंगे। है ना? फिर जून और दिसंबर की मतलब कायदे से लॉजिकल यही रहेगा कि एक और एग्ज़ाम भैया तुम मर्ज करा लो, फिर आगे से साइकिल मेंटेन कर दो। कि जून के बाद फिर अगला दिसंबर, फिर अगला जून, फिर दिसंबर, फिर साइकिल मेंटेन हो जाए। है ना? ये साइकिल भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मर्ज करा-करा के सीटें भी नहीं दे रहे हैं। तो नोबडी नोज़। यस! शी इज़ माय गर्ल। बिल्कुल सही आस्था। एनटीए कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इतना भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इन लोगों के ऊपर। है ना? एनटीए मतलब दे दैट इट्स अ बंच ऑफ नॉन एफिशिएंट पीपल सिटिंग ओवर देयर एंड दे हैव बीन ट्रस्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट एग्ज़ाम्स ऑफ ऑल इंडिया लेवल और सब एग्ज़ाम्स उनको थमा दिए गए हैं एंड दे आर ओवरबर्डन्ड। दीज़ गाइज़ आर ओवरबर्डन्ड एंड वर्स्ट थिंग यू सी द वे दे यूज़ दीज़ सॉफ्टवेयर्स। सोचो ना आपकी आंसर की निकालने का तरीका क्या है? दैट कुड हैव बीन वेरी ईज़ी। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ सब यूनिवर्सिटी को धीरे-धीरे अपने ओल्ड तरीके पे चले जाना चाहिए। को इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ये बर्बाद करके रख देंगे। मतलब सीएसआईआर के एग्ज़ाम में एक बड़ी यूनिक सी चीज़ होती है। आपके केस में एनवायरमेंटल साइंस का पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में आता ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है। सीएसआईआर के पेपर मालूम क्या होता है? फॉर्म के समय भी आपसे लिखवाते हैं आप हिंदी मीडियम में दोगे या इंग्लिश मीडियम में दोगे, ठीक है? जब आप लॉगिन करते हो वहाँ पे भी आपसे सेलेक्ट कराते हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। और आप कोई भी मीडियम चूज़ करो, जब पेपर ओपन होके आएगा, तो उसमें 1 क्वेश्चन हिंदी का, 1 इंग्लिश का, 1 हिंदी का, 1 इंग्लिश का होगा। हाँ, फ़रक ये तो नहीं कह सकते बेटा मन नहीं कर रहा कि मन की बात ही नहीं क्वालीफ़ाई करना है ना? लेकिन हाँ, दुःख होता है कि जिस तरह से इन लोगों ने एग्ज़ाम का मज़ाक बना के रखा हुआ है। विष्णु, अगर आप मुझसे पूछो मतलब आई आई ऑलवेज़ अपोज़ दिस पर्टिकुलर वे ऑफ एग्ज़ामिनिंग, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू चूज़ फ्यूचर टीचर्स। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन से आप किसी स्टूडेंट की एनालिटिकल उसकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वो सब जज नहीं कर सकते हो और एक टीचर के पास ये सब अबंडेंस में होना चाहिए। ठीक है, द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक सड़ा सा टीचर ना बहुत सिंपल किसी कॉन्सेप्ट को इतना कठिन बना देगा कि आप जिंदगी भर डरे रहोगे। एक अच्छा सा टीचर एक कठिन सी कॉन्सेप्ट को इतना इजी बना देगा कि आप जब सबके सामने उसको एक्सप्लेन करो, सब कहेंगे, "यार, ये कैसे बता ले रहा है? इसको कहाँ से समझ में आ गया?" तो टीचर कैसे पढ़ाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव पेपर से जज करना मेरी समझ के तो बाहर है। विष्णु वो है ना, इट इट कम्स विद एक्सपीरियंस आल्सो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग और नॉट, कई चीज़ें होती हैं ना और इट कम्स हम तो कहते हैं कुछ चीज़ें बॉर्न भी होती हैं, कुछ चीज़ें आप ऑब्टेन भी करते हो, है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर से टीचर चूज़ करने का तरीका नया है, यूनिक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कौन-सी फूड चेन किस तरह के कम्युनिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी वजह भी याद नहीं करना कभी भी।
लॉजिकली सोचना, सवाल का जवाब आपके पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होते हैं ना? फूड क्या इंटरलिंक्ड फूड चेन्स को हम लोग फूड वेब्स बोलते हैं ना? कई फूड चेन्स जब आपस में इंटरलिंक हो जाए उसको फूड वेब बोलना शुरू कर देंगे। तो food chains are not isolated sequences but are interconnected with one another. The interlocking pattern is often spoken of as food webs. Thus, food webs are representation of feeding relationship in a community. कौन किसको feed कर रहा है उसकी relationship उसको represent करते हैं तो food webs obtain होते हैं. That includes all the links revealed by dietary analysis. पेन डिस्टिंग्विशेस थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड। अब फूड वेब्स को कई तरीके से आइडेंटिफाई किया, जो मैं नहीं करूंगा वो आप अपने आप रीड कर लेना। तो पेन ने तीन तरह के आइडेंटिफाई, कनेक्टेड फूड वेब्स, स्टैटिक फूड वेब्स, है ना? ये आप अपने आप रीड कर लेना। नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना, बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और भी चीजें हैं। ठीक है, फंक्शनल और इंटरैक्शनल फूड वेब्स, तो कई तरीके के फूड वेब्स के टाइप्स, लेकिन इसको रीड कर लेना। ये ईस्टलिन की बुक की कॉन्सेप्ट है और ये लोग यूज करते हैं उसको। दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूज करी जाती हैं, एक तो हो गई आपकी कनेक्टेंस और दूसरी हो गई लिंकेज डेंसिटी। ठीक है, कनेक्टेंस एंड लिंकेज डेंसिटी, ध्यान दीजिए ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कनेक्टेंस और लिंकेज डेंसिटी। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने में यूज करी जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की अपनी रिलेशनशिप है। तो इन अ वे आप उसको मेजर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो relative complexity of a food web can be described by a measure known as connectance, where connectance is equal to actual number of links upon potential number of links. Actually कितने लिंक है, potentially कितने हो सकते हैं, वो आपको connectance बताता है, and it gives you an idea about the relative complexity of that community, of that food chain. Assuming that links cannot go in both direction in an ecosystem of any species, the number of potential links इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। Jason Link, who's an ecologist, he compared connectance in a variety of published food webs from marine to freshwater and terrestrial, and found connectance, ध्यान दीजिए इस ग्राफ में भी आपको दिखाई दे रहा है, सब आपकी बुक में है, and found that connectance decreased as species richness increased. अब दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज दिया हुआ है, मतलब स्पीशीज रिचनेस, और वाई एक्सिस पे कनेक्टेंस दिया हुआ है। तो इनने क्या पाया स्टडीज में कि जैसे से स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज कर रही, कनेक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए का नेक्स्ट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? Another measure of complexity is linkage density. Linkage density refers to, linkage क्या define करते हैं? It refers to the average number of feeding links per species. It is a function of connectance and the number of species in the food web. Formula क्या होगा linkage density के? Actual number of links in a food web upon number of species in a food web. Jennifer Dunn and of the Santa Fe Institute and colleagues examined the food web structure of a wide variety of terrestrial, freshwater and marine ecosystem. Results of the analysis indicate, ध्यान दीजिएगा, linkage density increases as the number of species in community increases. Connectance inverse relationship की वैल्यू डिक्रीज करी थी स्पीशीज इंक्रीज होने के साथ, और लिंकेज डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होने के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिंकेज डेंसिटी के केस में फॉर्मूला क्या है, कैसे बिहेव कर रहे स्पीशीज रिचनेस की रिलेशनशिप को, इसको ध्यान है, इन पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये भी अगेन न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपको न्यू बुक्स में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रॉफिक लेवल्स की। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? इन कॉम्प्लेक्स नेचुरल कम्युनिटीज, ऑर्गेनिज्म whose food is obtained from plants by the same number of steps are said to belong to the same trophic level. यानी क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से कितनी स्टेप्स में उनके पास फूड पहुंच रहा है, अगर सेम नंबर ऑफ स्टेप्स पहुंचे तो वो सब एक ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल्स माने जाते हैं। द ट्रॉफिक लेवल इज पोजीशन इन द फूड चेन assessed by the number of energy transfer steps required to reach that level. Green plants, producer level, occupy the first trophic level. Herbivore, the second trophic level, and the carnivore, which feed on herbivore, form the third trophic level. उसके बाद अगली next हो गया आपके fourth trophic level.
ठीक है? तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। अगला सवाल जो दिमाग में आता है जब ट्रॉफिक लेवल्स आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ इट व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एनी इकोसिस्टम? किसी इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, उसकी संख्या को कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है? तो ऑब्वियसली इनफैक्ट आई कैन टेल यू व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन लखनऊ, I came from Delhi. My parents was in Lucknow, so I came to Lucknow just for my parents only. So I decided to start teaching, and I decided to open my institute. So because I was not having any background in Lucknow, it was difficult for me to reach students. So obviously, I started teaching an institute, and I organized a test in which good number of students came, and I designed some test में जो questions थे, one of the question was this one, और उसमें जो subjective paper हुआ करता था आपका UGC और CSIR का, तो obviously I designed objective subjective paper, and one of the question was this one, what is it which decides the number of trophic level in an ecosystem? And you see बच्चों की आदत क्या होती है ना, स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, they immediately come to बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, है ना? आप बच्चों से अगर कोई चीज़ पूछो ना तो अल्टीमेटली इकोलॉजी का आपने क्या सीखा हुआ है? बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक, उसी में फिर डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं और फिर एमएससी में तो लिखने की एबिलिटी तो होती है, लिख डालते हैं पेजेज़, एंड ऑब्वियसली मैंने ना मार्क्स उनके आंसर्स काट दिए। आई कुड रिमेंबर देयर वाज़ वन स्टूडेंट, शी गॉट एक्सट्रीमली फ्यूरियस और रोने लगी, एंड शी वाज़ टॉपर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि सर आपने मेरा आंसर कैसे काट दिया? आंसर गलत ही नहीं है, तो सही है, आप बताइए क्या होता है? एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। तो देखिए ये डिफरेंट हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट इज़ इट व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स, और बहुत लॉजिकल आप सोचिए। जैसे पहली हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो हाइपोथेसिस। अभी आपने जब शुरुआत में हम लोग एनर्जी डायनामिक्स की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे बोला कि only 10% of the energy is passed from one trophic level to the next trophic level, and you know the ultimate source of energy is the sunlight. तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, उतनी कम एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल पे पहुँचेगी, ठीक है? अब सपोज़ आई गिव यू वन एग्ज़ाम्पल, सपोज़ प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपने देखा अलग-अलग इकोसिस्टम में अलग-अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान के चलूँ 100 यूनिट, आई एम नॉट सेइंग व्हिच यूनिट, 100 यूनिट एनर्जी इज़ अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो इसका 10% जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, तो 100 का 10% क्या हो गया? 10। अगले ट्रॉफिक लेवल इसका 10% हो गया 1, अगले ट्रॉफिक लेवल पे इसका 10% हो गया 0.1। अब सोचिए इसके बाद के ट्रॉफिक लेवल पे पास्ड ऑन एनर्जी बहुत कम हो गई। उस इतनी कम एनर्जी पे किसी नई स्पीशीज़ का सर्वाइव करना या किसी ऑर्गेनिज़्म का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी एक वजह ये भी है, आप देखिए, आप जानते हैं जैसे ही आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की ओर जाते हो, ऑर्गेनिज़्म का साइज़ इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है? एज़ यू गो अप द ट्रॉफिक लेवल, क्यों भाई? ऑर्गेनिज़्म का साइज़ इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करता है, इट नीड्स मोर ऑफ फूड, मोर ऑफ एनर्जी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पर यूनिट बायोमास हैज़ डिक्रीज़्ड टू सच एन एक्सटेंट। तो सोचिए अगर इसके ऊपर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक डिज़ाइन किया ना, तो वो ऑर्गेनिज़्म पूरे दिन खाता रहे, तब भी उसकी एनर्जी की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएँगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो एक तो आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पॉइंट सबको समझ में आया? एनर्जी फ्लो हाइपोथेसिस क्या कह रही है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है? तो जब ये हाइपोथेसिस प्रपोज़ करी कई इकोलॉजिस्ट ने, तो ऑब्वियसली तुरंत उसके अपोज़ करने वाले आए, तो लोगों ने कहा अगर ऐसी बात है, तो आपने इसे प्रोडक्टिविटी वाली टेबल में देखा था कि अलग-अलग इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की मीन वैल्यू अलग-अलग है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होने चाहिए। जो लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, उनमें कम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, ठीक है? तो ब्रायन नाम के एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कंपेयर करें। उन्होंने क्या करा, आई थिंक अबाउट 30 34 या 32 स्टडीज़ उनने 32 पब्लिश्ड स्टडीज़ की एनालिसिस करी, ठीक है? ब्रायन एंड कोहन ने, ठीक है? और उस स्टडीज़ में पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम हो, उनमें ज़्यादा ट्रैफिक लेवल हो, जो जिनमें कम प्रोडक्टिविटी हो, उन ट्रैफिक लेवल्स में कम ट्रैफिक लेवल्स हो। रादर ही फाउंड अ कोरिलेशन विद द डायमेंशनैलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। Okay, he was of the opinion based on his studies, what he found that those ecosystems which have more dimensions, like if I ask you to compare the number of dimensions
in a terrestrial ecosystem in case of forest and grassland. तो forest और grassland में which is multi-dimensional, which is more dimensional? बताइए जरा, which provides more variety of niches, forest और grassland में जवाब दो भाई. Obviously, है ना? Forest provides more variety of habitats. It has got more dimensions. ठीक है? तो लोगों ने क्या पाया, जो जिन इकोसिस्टम्स में डायमेंशंस ज़्यादा होती हैं, उनमें ट्रॉफिक लेवल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर्ड टू द वन व्हिच आर हैविंग लेस नंबर ऑफ डायमेंशंस. ठीक है? बट दे कुडन्ट फाइंड एनी रिलेशनशिप, straight relationship between the amount of energy and the number of traffic levels, which this energy flow hypothesis was saying, but it seems to be logical. ठीक है? दूसरी हाइपोथेसिस जो नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स को रिस्ट्रिक्ट नंबर में रखने को एक्सप्लेन करती है, उसको बोलते हैं डायनामिक फ्रेजिलिटी ऑफ मॉडल फूड वेब्स. ठीक है? देखिए, यहाँ पे कंट्रोवर्सी है. अगर आप आज के समय की पीटर स्टिलिंग की बुक उठा लें, जो स्टूडेंट्स के अमंग्स बहुत पॉपुलर है, तो उसको अगर आप स्टडी करें तो वो सीधे कहता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है? आज के समय उसी को ज़्यादा इनफैक्ट यूजीसी के ऑप्शंस ही इसी तरह से डिज़ाइन करे जाते हैं. यूसी नेट के ऑप्शन ही इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के डिजाइन करे. बट आप लेटेस्ट आई थिंक 2020 में आया है, इक्लिप्स का उठा लो जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है, वो आज भी आपको दोनों व्यू पॉइंट देते हैं. ठीक है? और दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं सपोर्ट्स हैं. तो ये दूसरे वाली व्यू पॉइंट पे बेस्ड है. ये क्या कहता है, डायनेमिक फ्रेजिलिटी ऑफ मॉडल फूड वेब्स. इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स बढ़ेंगे, तो इकोसिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है? और इनका कहना है, इफ इकोसिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट विल बी लेस स्टेबल. एंड इफ इट इज लेस स्टेबल, विल इट सर्वाइव? इफ एन इकोसिस्टम इज लेस स्टेबल, विल इट सर्वाइव? यस या नो? It won't survive. And if it doesn't survive, you will not get to see any trophic level having more than 3 or 4 trophic levels. ठीक है? तो ये उस तरह से explain करता है, because such ecosystem having more than those number of trophic levels will become very unstable, so they will not exist, so you don't get to see such trophic levels. ठीक है? तो ये तो इससे हो गया. तीसरा, जो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग और अगेन बहुत लॉजिकल है, तीसरे को बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑन प्रीडेटर डिजाइन एंड बिहेवियर. कंस्ट्रेंट्स ऑन प्रीडेटर डिजाइन एंड बिहेवियर. देखो, अभी आपने ही बोला ना, मैंने आपसे पूछा था कि जैसे आप ट्रैफिक लेवल के ऊपर जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है ना? अच्छा, तो आज के जो हाईएस्ट ट्रैफिक लेवल है उनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? बिग कैट्स, बिग कार्निवोर्स. अगर हम लोग क्या कहते हैं मैमल्स की बात करें और बर्ड्स में बात कर लें, तो अगेन है ना, जो काइट्स, वल्चर, जो बिग बर्ड्स हैं वो ऑक्यूपाई. तो इफ यू डिजाइन वन मोर ट्रैफिक लेवल, so that ought to be bigger than the current trophic level organisms, है ना? अब सोचो, आप टाइगर से बड़ा एक ऑर्गेनिज्म डिजाइन करो, और नॉर्मली क्या होता है, हर ट्रॉफिक लेवल अपने से नीचे वाले पे फीड करता है. So you wanted to design a trophic level with organisms which are bigger than tiger and capable of killing a tiger. How could that be possible? If you're increasing the size, क्या स्पीड बढ़ेगी कि स्पीड डिक्रीज करेगी? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड स्पीड. तो अगर आप साइज बढ़ाओगे तो स्पीड कम, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाएगी. अब वो कम मैन्यूवरेबल होगा तो क्या वो टाइगर पे फीड कर पाएगा? इफ यू डिजाइन अ बर्ड विच इज बिगर देन अ काइट और अ वल्चर, विल इट बी एबल टू फीड ऑन अ वल्चर? नो. सो डिजाइन कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं which won't let you design an organism which is bigger than a tiger and more swifter or maneuverable than a tiger. So there are design constraints. Moreover, behavioral reasons are also involved. Like in the first class, I talked about something called territory and home range. And I said these birds and mammals have prominent territorial behavior. है ना? बर्ड्स भी ब्रीडिंग सीजन में अपने आसपास में किसी और बर्ड को एंटर नहीं करने देती. They actively defend that area. I hope you remember. Territory was an area which was being actively defended, where no intrusion was allowed. And home range was the area where the organism will go, it can share resources, and it will not fight for exclusive access to that resource. But when it comes to territory, it will not let those resources be shared.
ओके, सो बिहेवियरल कंस्ट्रेंट हो गया लाइक ना जैसे मैंने पहले ही बोला कि उस बिहेवियर की वजह से नए ऑर्गेनिज्म आ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पे है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लाइक एक एक कॉन्सेप्ट होती है जिसको अगर आपको याद हो मैंने अगेन उसमें एक्सप्लेन किया था जब मैंने अर्थवॉर्म और बर्ड वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं याद है? ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी। कितना हाइपोथेटिकल पूछ रही है लड़की, आज रात को तेरे सपने में डायनासोर आने वाला है। देखो हिमाश्री चक्कर क्या था, डायनासोर जब सर्वाइव कर रहे थे ना, वो तभी सर्वाइव कर सकते, पहले तो आज सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अच्छा, हम जब आपको एक्सटिंक्शन का चैप्टर बताएँगे, तब आपको बताएँगे कि जब वो बिग इवेंट हुई ना, क्रेटर और वो सब जो मीटियोरिक इम्पैक्ट, उसमें डायनासोर्स क्यों मर गए, मैमल्स क्यों नहीं मरे? समझ में आई? डायनासोर्स कैसे थे मालूम? पोइक्लोथम्स, कोल्ड ब्लडेड, दे वर कोल्ड ब्लडेड। तो उनकी जो आज के समय के जो मैमल्स उनसे वो कम्पीट ही नहीं कर सकते थे। तो ये वाली बात ही नहीं उठ रही डायनासोर्स क्रीचर्स वर प्रेजेंट दैट इट वुड हैव बीन एबल टू वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है? मैमल्स मोर स्ट्रॉन्ग है ना, मैमल्स में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ थी। डायनासोर्स बीइंग कोल्ड ब्लडेड उनके साथ परेशानियाँ थी, ठीक है? हाइपोथेटिकल है। चलो इसको बता लेने दो मुझे। ठीक है, ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी में अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि बर्ड आपके लॉन में आके अर्थवॉर्म पे फीड करना चाहती है। तो उसके पास कई ऑप्शंस है। पहला कि वो जाए बड़े से अर्थवॉर्म को खाए। लेकिन चूँकि आपके पास एक पेट डॉग है, तो अगर वो बैठ के बड़ा अर्थवॉर्म मेज़र कर कर के ढूँढेगी तो आपका पेट डॉग आपकी उस बर्ड को खा जाएगा। है ना? उसके भी तो बर्ड के भी तो प्रेडेटर्स हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि वो जाए जो मिले उसको लेके चले आए। तो हो सकता है जाए जो मिल के आए तो उसमें छोटे-छोटे अर्थवॉर्म लेके आएगी तो उसमें नंबर ऑफ विजिट्स इंक्रीज़ करेंगी। नंबर ऑफ विजिट्स इंक्रीज़ करेंगे तो टाइ आपका जो पेट डॉग था, जो वहीं बैठा सो रहा था, हो सकता है वो 1-2 बार ध्यान ना दे उस बर्ड के ऊपर। लेकिन वो बर्ड बार-बार आएगी, उसका ध्यान जाएगा, अरे! ये बार-बार आ रही है। अब के शायद उसको पकड़ लेंगे, ठीक है? तो ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी में जब उन्होंने बर्ड्स के इंटेस्टाइन की एनालिसिस करी, तो उन्होंने पाया था बर्ड्स वर फीडिंग ऑन ऑप्टिमम साइज़ अर्थवॉर्म्स। So to minimize the number of visits and to obtain maximum amount of food energy. तो इस थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स को एक्सप्लेन करने में, तो कोई अगर नया इस पे नया ऑर्गेनिज्म आता है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए न्यू ट्रॉफिक लेवल, अगर वो ऊपर पे जाके नया ट्रॉफिक लेवल बनाता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी कंस्टेंट होगा। नीचे पे बनाएगा, नीचे ट्रॉफिक लेवल ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है, तो कॉम्पिटिशन बहुत होगा। तो वो नया जो ऑर्गेनिज्म आएगा, उसके लिए स्मार्टनेस क्या रहेगी? जो ऑलरेडी प्रेज़ेंट ट्रॉफिक लेवल, उन्हीं में किसी में कंज़्यूम हो जाए, बजाय अपना एक नया ट्रॉफिक लेवल क्रिएट करने के। ये ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो अगर हम लोग देखें कि इन शॉर्ट अगर हम पूछें कि भैया क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा कि व्हाट इज़ इट व्हिच रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, तो आंसर वुड बी ऑल दीज़ 3 हाइपोथेसिस टुगेदर एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव मोर देन 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है? समझ में आई बात? क्यों भाई? बच्चों, इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आई? बस आज का क्लास यहीं रोकेंगे। अच्छा? ये ज़्यादा हो जाएगा। पढ़ना और कल कंटिन्यू करेंगे। कल क्या दिन है? थर्सडे है, फ्राइडे को क्लास नहीं लेंगे हम। कल क्या दिन है? आज वेडनेसडे है ना? ठीक है? तो थर्सडे कल क्लास लेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का आपको ऑफ मिलेगा। जितना मैंने पढ़ाया है, उसको समेट लेना। अच्छा? सब लोग कोशिश करना, ठीक है? चलिए आज का क्लास यहीं रोकेंगे, कई चीज़ें हुई हैं, याद करने वाली जो भी बातें मैं बोलता हुआ चलो, प्लीज़ करते हुए चलना। अच्छा? बैकलॉग में नहीं डालना। ठीक है बच्चों, बाय-बाय, गुड नाइट।